नमस्कार मित्रों, मैं उदय सिंह शेखावत एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके समक्ष हिंदी वीडियोस की श्रृंखला लेकर और उसके अगले भाग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई थी। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, आइए हम इसे समझते हैं, विस्तार से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। चलिए चर्चा करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। हम यहां संस्कृत में एक श्लोक लिख रहे हैं, देखिए। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधीः काम मोहितम। देखिए मित्रों, ये यहां पर एक श्लोक लिखा हुआ है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधीः काम मोहितम। ये श्लोक लिखित रूप में, मतलब संस्कृत गद्य की रचना का पहला श्लोक है जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था। ये संस्कृत गद्य रचना, संस्कृत गद्य रचना का प्रथम श्लोक है। और ये महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था। आप जानते ही हैं, जब राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था तो सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करती थी। ठीक है, सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करती थी। तो एक दिन महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए सुबह सुबह तमसा नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि ठीक उनके एक ओर अचानक एक तीर आकर के क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक पक्षी को लगता है और क्रौंच पक्षी नीचे गिर पड़ता है। वो नर क्रौंच पक्षी था जो काम मोहित, मतलब नर क्रौंच और मादा क्रौंच पक्षी, क्रौंच का मतलब होता है सारस, तो नर क्रौंच और मादा क्रौंच पक्षी मतलब सारस पक्षी आपस में काम मोहित थे, अर्थात आप कह सकते हैं हनीमून की दशा में थे। तो उनको आकर के अचानक एक तीर लगा और उनमें से नर क्रौंच पक्षी की गिरकर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद मादा क्रौंच पक्षी कै कै करके चिल्लाने लगती है और उसी के आसपास मंडराती है, उड़ती है। उसका करुण क्रंदन सुनकर, उसकी चीख पुकार सुनकर के महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो जाता है। आपने सुना होगा, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय वैसे ही बड़ा कोमल होता है, वो द्रवित हो जाता है। और फिर वो देखते हैं कि ये कृत्य किसने किया। जब वो नजर उठाते हैं तो सामने एक बहेलिया खड़ा था, दूर सामने एक बहेलिया खड़ा था जिसके धनुष से यह तीर छूटा था। तो महर्षि वाल्मीकि ने कमंडल में से, अपने कमंडल में से जो जल था उसको हाथ में लिया और ये श्लोक कहा। वास्तव में ये श्लोक क्या था? एक श्राप था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकमवधीः काम मोहितम। मतलब हे निषाद, तुम शाश्वत मतलब लगातार, हमेशा के लिए तुम्हारी प्रतिष्ठा, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, अर्थात तुम अपनी प्रतिष्ठा को सदा सदा के लिए खो दोगे। और क्यों? क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। और काम मोहित जोड़े को अलग करना या फिर उनमें से किसी की हत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि ने ये पहला संस्कृत गद्य रचना का प्रथम श्लोक
अपने मुख से निकाला था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेक मौधि का मोहितम। यही लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का संबंध हिंदी भाषा की उत्पत्ति से है। देखिए कैसे। सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसवी से लेकर 500 ईसवी, 500 ईसवी से लेकर 1000 ईसवी। अब ध्यान दीजिए ये क्रम, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी आ गया, 1 ईसवी से 500 ईसवी, 500 ईसवी से 1000 ईसवी। तो देखिए 500 वर्षों का अंतर है, 500 वर्षों का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, याद करने में आसानी होगी। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय ये वैदिक संस्कृत का समय था, वैदिक संस्कृत का समय था। फिर इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय लौकिक संस्कृत का समय था। लौकिक संस्कृत का समय था। अब 500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1 ईसवी तक का समय ये पाली भाषा का समय था, पाली का समय था। फिर इसके बाद 1 ईसवी से लेकर के 500 ईसवी तक का समय प्राकृत भाषा का समय था, और 500 ईसवी से लेकर के 1000 ईसवी तक का समय अपभ्रंश का समय माना जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का काल था। फिर इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत आई। मतलब भाषा अपने सरलतम रूप की ओर बढ़ रही थी। भाषा का प्रवाह हमेशा कठिन से सरल रूप की ओर होता है। ठीक है, तो भाषा अपने कठिन से सरल रूप की ओर बढ़ती चली जा रही थी, मतलब सरलतम होती चली जा रही थी। वैदिक संस्कृत सबसे कठिन, उससे सरल लौकिक संस्कृत, उससे उसका बिगड़ा हुआ रूप या और सरल भाषा पाली, और सरल प्राकृत, और फिर अपभ्रंश। ठीक है, और अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश की एक शाखा, अपभ्रंश की एक शाखा है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश की सौरसेनी अपभ्रंश नामक शाखा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसी से हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है मित्रों, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत, उसके बाद आई लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद आई पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश की शाखा सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन ये प्राचीन हिंदी थी।
ये प्राचीन हिंदी थी जिसका रूप काफी विकृत था। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आकर हिंदी गद्य को सही और सटीक रूप दिया। फिर आगे चल करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में जो कॉमास लगते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, पूर्ण विराम, तो आप कह सकते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से हुआ, ठीक है। लेकिन भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित और सुगठित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है, ठीक है। अब आगे देखें, थोड़ा सा समझ लें, ये तो भाषा का विकास क्रम है, ये भाषा का विकास क्रम है। वैदिक संस्कृत जो थी, इसमें वेदों की रचना हुई, आप कह सकते हैं ऋग्वेद की रचना हुई। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए, ठीक है। देखिए, रामायण और महाभारत, ऋग्वेद की संस्कृत आप देखेंगे बहुत कठिन है। रामायण और महाभारत, मतलब रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, इस रामायण की संस्कृत थोड़ी सी सरल है। महाभारत जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है, इसकी भी संस्कृत सरल हो गई है। तो वेदों से रामायण और महाभारत की संस्कृत सरल है। फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। इसको बौद्ध धर्म की भाषा माना जाता है। इसी पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनकी रचना की गई। पाली में ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना हुई है मित्रों। आगे प्राकृत आती है, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को जैन धर्म की भाषा माना जाता है। प्राकृत भाषा को जैन धर्म की भाषा माना जाता है, ठीक है। और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ या विकृत, ठीक है। तो हिंदी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप वो क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश के कई भेद हैं। अपभ्रंश के 7 भेद हैं और उन 7 भेदों में से सौरसेनी अपभ्रंश जो कि माना जाता है, सौरसेनी मथुरा के आसपास के क्षेत्र की बोली है। तो सौरसेनी मथुरा के आसपास के क्षेत्र की बोली है। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई। कब हुई? 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है मित्रों। अब देख लीजिए अपभ्रंश के भेद, इन्हीं से आपको मतलब है। अपभ्रंश के भेदों से ही आपको मतलब है और ये अपभ्रंश के भेदों से ही पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आइए देखते हैं कैसे। अपभ्रंश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। ठीक है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। अब आगे देखते हैं अपभ्रंश के भेद कितने हैं। तो इसके भेद देखते हैं। इसके 7 भेद होते हैं। एक है शौरसेनी, दूसरा पैशाची, तीसरा ब्राचड़, चौथा खस, पांचवा अर्धमागधी,
अर्ध मागधी, छठवां मागधी और सातवां महाराष्ट्री। तो ये अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं मित्रों। अब देखें शौरसेनी से कौन कौन सी बोलियों का जन्म हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश के शौरसेनी भेद से, शौरसेनी शाखा से कौन कौन सी बोलियों का जन्म हुआ या कौन कौन सी बोलियों की उत्पत्ति हुई। देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो शौरसेनी से कौन कौन सी बोलियां जन्मी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब पैशाची, पैशाची से पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा नामक बोलियों ने जन्म लिया। ब्राचड़, ब्राचड़ से सिंधी भाषा मतलब सिंधी बोली का जन्म हुआ। ब्राचड़ से सिंधी की उत्पत्ति हुई। खस से पहाड़ी, खस से पहाड़ी बोलियों की उत्पत्ति हुई। अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी, की उत्पत्ति हुई। तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। मागधी, मागधी से देखिए मागधी से बंगाली, बिहारी, असमिया और उड़िया की उत्पत्ति हुई। बंगाली, बिहारी, असमिया और उड़िया बोलियों की उत्पत्ति मागधी से हुई। महाराष्ट्री से मराठी बोली ने जन्म लिया। मागधी से मराठी बोली ने जन्म लिया। ठीक है, तो यहां से पूछने योग्य प्रश्न क्या है। पूछने योग्य प्रश्न यह है कि पश्चिमी हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण बोली है। तो पश्चिमी हिंदी के भेद पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेद पश्चिमी हिंदी का है, या फिर पूर्वी हिंदी का भेद पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा भेद पूर्वी हिंदी का है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये दो इंपॉर्टेंट हैं। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके भेद पूछ लेता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। अब देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। एक है खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहते हैं। कौरवी, खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी बोली भी है। कौरवी, खड़ी बोली, स्टैंडर्ड भाषा, टकसाली भाषा, टकसाली भाषा, खड़ी बोली, कौरवी, ये सब खड़ी बोली के ही नाम हैं। ठीक है,
अगला है हरियाणवी। हरियाणवी, तो हरियाणवी और खड़ी बोली दोनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश से ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश जो भाषा है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम भी हैं अपभ्रंश के। अपभ्रंश के अन्य कौन कौन से नाम हैं ये भी पूछता है। तो अपभ्रंश के अन्य नाम हैं अवहट्ठ, या फिर अवहत्थ, या देश भाषा। ये कुछ अन्य नाम हैं अपभ्रंश के, अवहट्ठ, अवहत्थ या देश भाषा। तो देश भाषा जो है ये बोलचाल की भाषा थी। ये क्या थी? बोलचाल की भाषा। और अपभ्रंश क्या थी? ये काव्य की भाषा थी। काव्य की भाषा मतलब अपभ्रंश में काव्य रचना की जाती थी और देश भाषा जो इसी का रूप है वो बोलचाल के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अपभ्रंश में काव्य रचना होती थी और देश भाषा इसका रूप बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आ जाता है, इसलिए आपको बता देना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि हिंदी जो अपभ्रंश की सौरसेनी शाखा से उत्पन्न हुई थी, उस हिंदी को क्या कहा गया और उसके कितने भाग हैं। देखिए, हमने बताया था कि अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का जन्म हुआ। अब हिंदी को इस हिंदी को आधुनिक आर्य भाषा भी कहते हैं। आधुनिक आर्य भाषा, इस हिंदी को आधुनिक आर्य भाषा भी कहते हैं। और इस आधुनिक आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक है पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी। दूसरी मध्यकालीन हिंदी, और आधुनिक हिंदी। पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो देखिए, पुरानी हिंदी का समय 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक रहा। पुरानी हिंदी का समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए बता रहे हैं। पुरानी हिंदी का समय 1100 से 1400 ईस्वी तक रहा, जबकि मध्यकालीन हिंदी का समय 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक रहा। ठीक, आधुनिक हिंदी का समय 1850 से लेकर 1850 ईस्वी से लेकर अब तक है। ठीक है, तो पुरानी हिंदी का समय 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी का समय 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, इसी हिंदी को
जो अपभ्रंश की सौरसेनी शाखा से जन्म ली थी, इसे आधुनिक आर्य भाषा भी कहते हैं। और 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय आधुनिक आर्य भाषा काल भी कहलाता है। ठीक है मित्रों, इतनी बात आशा करते हैं आपके समझ में आ गई होगी और बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हिंदी का ये दूसरा भाग कैसा लगा। तो आज के लिए विदा चाहूंगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।